प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित सभी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर का कंसेप्ट जो है हम लोगों ने टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा 100% जो है पढ़ाई कर लिया है। और आज इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सारा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर के कंसेप्ट के जितने भी क्लास हो चुके हैं वो देखे होंगे तो आपको जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो बहुत ही आसान लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ तो हम कंसेप्ट के क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग पीछे के जितने भी क्लास हो चुके हैं उसको नहीं देखे हैं तो पहले टॉपिक बाय टॉपिक पहले उसको देखिए और फिर यह जो है क्लास देखिए तो ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी को अगर क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्र यार के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे सामने जो है आ चुका है पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हल्का हम पेन चेंज कर लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि यदि एक लक्षण जो है ए है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में यहाँ पर आपको जो है बोला गया कि 10% सदस्यों में पाया जाता है। कितने सदस्यों में? 10% में। लक्षण ए जो है वो अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि में यानी कि जीवों में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 10%। तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में जो है पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा लक्षण जो है पहले उत्पन्न हुआ होगा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिस लक्षण का प्रतिशत ज़्यादा है, जिस लक्षण का प्रतिशत क्या है? ज़्यादा है, वो पहले उत्पन्न हुआ होगा। समझ में आ रहा है? कोई जाति है, कोई जीव है, समझ लीजिए, उस जीव में लक्षण ए जो है वो मात्र 10% सदस्यों में देखने को मिलता है। कितने प्रतिशत? 10% सदस्यों में देखने को मिलता है। लेकिन लक्षण बी जो है वो उसी जाति के 60% सदस्यों में देखने को जो है मिलता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा लक्षण जो है पहले जो है उत्पन्न हुआ होगा। तो इसका लॉजिक याद रखिए कि किसी समष्टि में जो लक्षण ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में देखा जाता है वो उतना ज़्यादा पुराना होता है। तो ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में कौन है? ये लक्षण बी 60% और लक्षण ए जो है वो मात्र 10%। इसका मतलब जो है कौन पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो लक्षण बी जो है ना पहले उत्पन्न हुआ होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका बी जो है आंसर बिल्कुल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो है अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व जो है किस प्रकार बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं कि अगर विभिन्नता उत्पन्न होती है, एक ही जाति में अगर अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है तो वो उसके अस्तित्व के लिए कितना जो है महत्वपूर्ण होता है। हमने आपको जो है टेम्परेचर का उदाहरण देकर के समझाया था कि अगर कोई जीवाणु है वो अगर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर पा रहा है और अगर उसके जाति के सभी जीवाणु अगर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही सहन करेगा और अगर किसी समय ऐसा हुआ कि जो टेम्परेचर है वातावरण का वो अगर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो सारे के सारे जीवाणु क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। लेकिन अगर एक ही जाति में कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन करने का क्षमता है और उसी में कुछ ऐसे हैं जिसमें मान लीजिए कि 65 डिग्री सेल्सियस जो है ना टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है, और उस स्थिति में अगर वातावरण का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाए तो ये जितने भी 55 डिग्री सेल्सियस वाले थे वो तो मर जाएंगे। लेकिन जितने जीवों में 65 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन करने की क्षमता जो है थी वो क्या हो जाएंगे? जीवित रह जाएंगे। और फिर जितने ही बचे होंगे उसी से ये फिर क्या करेंगे? जनन के माध्यम से अपने जाति
का जो संख्या है, अपने जीवों का जो संख्या है वो क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने आपको बताया था। इसको डिटेल में अगर आंसर के रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि विभिन्नताओं के रहने से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को जो है अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए हम ऐसे जीवाणु जो तीव्र उष्मा को सहन कर सकते हैं, आप जानते हैं कि वे अति उष्ण दशाओं में भी जीवित रह जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए वातावरण का तो भी वो जीवित रह सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो है जिनमें ऐसी क्षमता नहीं होती, यानी कि जो ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार विभिन्नताओं के कारण स्पीसीज का अस्तित्व जो है कायम रहता है। अस्तित्व कायम कैसे रहा, तो जो तीव्र उष्मा को सहन कर पा रहा था वो जीवित रहेगा और फिर जनन के माध्यम से अपने संख्या को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो उसका वंश तो एक तरह से समाप्त नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंडल के कुछ प्रयोग के बारे में। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण जो है प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। देखिए, मेंडल ने प्रथम जो आपका नियम था, प्रथम संकरण का जो नियम था या फिर द्वि संकरण का नियम था, उसमें क्या देखा था कि अगर कोई, ठीक है, लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा के बीच अगर संकरण करवाया था, क्रॉस करवाया था इन्होंने, तो अगले पीढ़ी में जो 4 पौधे मिले थे वो सभी के सभी क्या थे, संकर लंबा पौधा मिला था। सभी के सभी क्या थे, संकर लंबा पौधा मिला था। ये डिटेल में आप लोग जान चुके हैं पहले ही। इसके क्रॉस से जो पौधा बना था वो 4 पौधा बना था और सभी के सभी कैसे बने थे, संकर लंबा पौधा बना था। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये और ये पौधा सभी लंबा था, क्योंकि वहाँ पर जो लंबा होना जो गुण है वो प्रभावी था। यानी कि लंबा होना क्या है, प्रभावी है, लंबापन ही दिखाई देगा, बौनापन दिखाई नहीं देगा। यानी कि ये सभी जो है ना लंबा पौधा हुआ था। इसका मतलब जो लंबाई है ना वो प्रभावी गुण है और बौनापन प्रभावी गुण नहीं है। तो यहाँ पर सारे के सारे पौधे लंबे हो गए थे, लेकिन यहाँ पर बौनापन का गुण जो है ना अप्रभावी था। बौनापन का गुण क्या था, अप्रभावी था। यानी कि इसमें बौनापन का गुण था तो लेकिन दिख नहीं रहा था। लेकिन जब क्या किया गया, प्रथम पीढ़ी के ये F1 पीढ़ी हुए, F1 पीढ़ी के 2 पौधों के बीच जब क्या किया गया, क्रॉस करवाया गया, तो आपने वहाँ पर जो है देखा था कि एक तो शुद्ध लंबा पौधा मिला था, फिर 2 जो मिले थे वो संकर लंबा पौधा क्या हुआ था, मिला था, और एक शुद्ध बौना पौधा मिला था। एक शुद्ध बौना क्या होता, पौधा मिला था। ये जो है प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच जो संकरण हुआ था, यह क्या था, अपना जो है पृथक्करण का नियम कहलाता है। और पृथक्करण के नियम में क्या है, जो गुण था प्रथम पीढ़ी में छिपा हुआ वो क्या होने लगा, दिखाई देने लगा, यानी कि अलग हो गया। तो यहाँ से ही पता चलता है कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण जो है ना क्या होते हैं। तो इसी को डिटेल में आप लिखिएगा कि मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि 2 परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। जैसे कि हमने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच क्रॉस करवाया तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी लंबे पौधे ही हुए थे, यानी कि बौनापन का गुण छिप गया था, अप्रभावी हो गया था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है। सभी के सभी तो संकर लंबा पौधा बना था तो दिख तो रहा था लंबापन ही, लेकिन बौनापन का जो गुण था, दूसरा लक्षण जो था बौनापन का, वो भी उसमें सुरक्षित था। और वो F2 पीढ़ी में वो क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और यहाँ पर वही लिख दिया कि और अप्रभावी अवस्था में रहता है। छोटा टी यानी कि बौनापन का जो गुण है प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी अवस्था में रहता है, यानी कि वो प्रकट नहीं होता है। और दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि हो जाती है। अब दूसरी पीढ़ी में जब प्रथम पीढ़ी के 2 पौधों के बीच संकरण करवाया गया था
तो फिर F2 पीढ़ी में देखा गया था कि 4 में से एक पौधे शुद्ध बौना भी था, यानी कि इसमें बौनापन का गुण छिपा हुआ था, और दूसरे पीढ़ी में जाकर के वो क्या हो गया, प्रकट हो गया। इससे हमें पता चलता है कि F1 पीढ़ी में जो है बौनापन का गुण अप्रभावी था, उपस्थित था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ों को डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी ये सब बताया था कि अगर शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं, तो देखे थे आप लोगों ने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच में जब हमने क्या किया था, क्रॉस करवाया था, तो यहाँ पर अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा पौधा प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था, मिला था। तो यहाँ पर लंबापन का जो गुण है वो तो प्रभावी था, लेकिन बौनापन का गुण छिपा हुआ था, यानी कि अप्रभावी था। तो ये सब चीज़ हमने आपको पहले डिटेल में बताया है। इसको अगर बनाने की आपको इच्छा हो तो बना दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन का। पूछा जा रहा है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पौधा है, इसके 2 गुण हैं। एक तो गुण है कि इसका बीज है प्यारे बच्चों पीला, या फिर कुछ भी है, पीला बीज है, और ये आपको मैं बता दूं कि इसका बीज का जो साइज है वो गोल है, पीला और गोल। दूसरा पौधा है जिसका बीज आपको मैं बता दूं कि हल्का ये झुर्रीदार है और साथ ही साथ उजला है। इसका बीज क्या है, उजला है, और गोल ना होकर के क्या है, ये झुर्रीदार है। तो 2 गुण हुए इस पौधे के और 2 गुण हुए इस पौधे के, तो ये 4 गुण हैं। अब अगर पौधा 1 और पौधा 2 के बीच अगर क्रॉस करवाया जाएगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पीला को उजला से और गोल को झुर्रीदार से कोई जो है ना मतलब नहीं रहेगा, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी कि सभी का जो वंशानुगति है वो स्वतंत्र रूप से होगा, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए कोई एक दूसरे को प्रतिरोध नहीं करेगा, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। और इसी को जो है हम लोग एक तरह से स्वतंत्र अवयव का जो है ना नियम भी कहते हैं कुछ इस तरह से। इसको चलिए डिटेल में हम लोग समझते हैं। होता क्या है कि मेंडल ने अपने कुछ प्रयोग में मटर के पौधे के 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। 2 विकल्पी जोड़ा, जिसमें हम आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने। इसके लिए उन्होंने गोल व पीले बीज, ठीक, गोल व पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे के मध्य संकरण कराया। तो 4 गुण हो गया, एक तो हो गया गोल, दूसरा पीला, और एक हो गया झुर्रीदार और हरा। तो ये 4 गुण हुए। अब जब संकरण करवाया तो इस चारों गुण को एक दूसरे से कोई ज़्यादा लेना देना जो है नहीं था, या फिर आप यह कह सकते हैं कि झुर्रीदार का जो या फिर गोलापन जो है, ये तो आकार है, आकार को रंग से कोई लेना देना नहीं था, और रंग को आकार से कोई लेना देना जो है नहीं था। और जब उन्होंने जो है संकरण कराया और पाया कि जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के सभी पौधे जो है गोल व पीले बीज वाले थे। इससे पता चला कि पीला रंग तथा बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण हैं। यहाँ पर झुर्रीदार और हरा रंग भी था दूसरे पौधे में, लेकिन वो नहीं दिखा F1 पीढ़ी में, वो नहीं दिखा। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे बने वो सभी गोल व पीले बीज वाले थे। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो पीला रंग है और गोल आकार जो है वो प्रभावी लक्षण है। ये कैसे पता चला? तो प्रथम पीढ़ी के सभी पौधा को देखने से पता चला, और ये द्वि संकरण प्रयोग में हमने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो एक बात तो यह पता चला। दूसरा यह पता चला कि अब देखिए, जब क्या किया गया, 2 पौधा के बीच संकरण करवाया गया, जिसमें से एक पौधा तो था गोल व पीला बीज वाला और दूसरा पौधा था झुर्रीदार व हरा बीज वाला। जब इस दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया तो प्रथम पीढ़ी में देखा गया कि सभी के सभी पौधे जो है गोल व पीले बीज वाले ही थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ कि झुर्रीदार और हरे
हरा जो है, ये दोनों गुण क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। अप्रभावी यानी कि यह छिपा रहा, यह क्या रहा, छिपा रहा। ये आप भी देखे थे जब हम द्विसंकरण प्रयोग पढ़ा रहे थे तब। और फिर क्या किया गया, F1 पीढ़ी में तो सभी के सभी पौधे आपने देखा कि गोल व पीले बीज वाले थे, लेकिन जब F1 पीढ़ी के दो पौधों के बीच जब क्रॉस कराया गया, F1 पीढ़ी के दो पौधे के बीच जब क्रॉस कराया गया, तो F2 पीढ़ी में देखा गया कि कुछ जो है पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। इस बार पीले और गोल रंग ही नहीं दिखा, अलग अलग चीज़ें जो है देखने को मिला। जैसे कि देखने को मिला कि कुछ पौधे जो है गोल व हरे बीज वाले हैं, जबकि कुछ पौधे जो है झुर्रीदार व पीले बीज वाले हैं। इस तरह का जो है ना ये बदलाव देखने को मिला। तो जो हम लोगों ने 1 और 2 में देखा है उससे यह जो है उपयुक्त 1 और 2 दशाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि बीजों का पीला होना या हरा होना, गोल होना या झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है। आकार को रंग से कोई मतलब नहीं होगा, रंग को आकार से कोई मतलब नहीं होगा, दोनों का स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होगा। और ये जो है स्वतंत्र पूर्वक वंशानुगति होते हैं, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो इतना डिटेल में लिखिएगा, कभी आपका 1 मार्क नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। पूछा जा रहा है कि एक ए रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाला जो है ना, एक पुरुष एक स्त्री जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उससे वो क्या कर लेते हैं, तो विवाह करता है। अब इन दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ और उसकी जो है पुत्री का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। ए वाला पुरुष था, ओ वाला जो है स्त्री थी, दोनों ने शादी करा। उसके जो पुत्री हुई उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ था। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा जो है विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी है, कौन प्रभावी है, रुधिर वर्ग ए प्रभावी है प्रथम पीढ़ी के लिए या ओ प्रभावी है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अपने उत्तर की जो है स्पष्टीकरण भी आपको क्या करना होगा, देना होगा। तो कौन सा रुधिर वर्ग प्रभावी यहाँ पर देखने को मिल रहा है? अगर पिता का ए ब्लड ग्रुप था, माता का ओ था, तो बच्ची का ओ आया है, तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप प्रभावी हुआ, ए ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप? तो देखिए यह सूचना पर्याप्त नहीं है। माता का ए है, माता का ओ है, पिता का ए है और पुत्री का ओ हुआ। बस इतना बता करके आपसे अगर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप प्रभावी है, ओ है या ए है, तो इतना बता करके ये बताना जो है संभव नहीं है, यानी कि यह सूचना जो है ना पर्याप्त नहीं है। कुछ लक्षण जीनोम में निहित होते हैं, जीनोम के अंदर भी हमारे जो कुछ लक्षण है वो निहित होते हैं, परंतु जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग ओ प्रभावी है क्योंकि ओ ही अगले पीढ़ी में देखने को क्या हुआ है, मिला है। और कुछ लक्षण जीन में छुपे होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, केवल प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इतना पूरा क्लियर करना तो नहीं संभव है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ओ क्या है यहाँ पर प्रभावी है। नेक्स्ट 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, वो हम आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं। हमने बताया था कि जो मादा होती है, ठीक, मादा यानी कि माता भी आप इसे कह सकते हैं, माता में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो पिता होते हैं यानी कि नर जो होते हैं उसमें XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य में 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन 22 जोड़ी गुणसूत्र हमारे शरीर के निर्माण, रंग, रूप, आकार, बुद्धि, लब्धि के लिए खर्च हो जाते हैं। एक जोड़ा गुणसूत्र यानी कि 2 गुणसूत्र जो है वही क्या होते हैं, हमारे बच्चों का लिंग निर्धारण करते हैं। तो बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, माता में कितने होते हैं गुणसूत्र? 46। पिता में कितने होते हैं?
तो पिता में होते हैं 46। तो आप बोलेंगे कि माता और पिता दोनों अपना गुणसूत्र देते हैं, तो इसका मतलब बच्चों में तो 6 6 12 का 2 हासिल 1 4 और 4 8 1 9 यानी कि 92 गुणसूत्र हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई साहब, जो माता है पिता है वो भी कभी बच्चा ही रहे होंगे, तो उनमें भी तो उनके माता पिता से गुणसूत्र मिला होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता के 46 के 46 आ जाते हैं और माता के 46 के 46 आ जाते हैं। इसमें से आधा आधा ही आते हैं, 23 आते हैं माता से और 23 आते हैं पिता से, और तब जाकर के बच्चों में भी 46 गुणसूत्र ही होते हैं। तो ये याद रखें। तो इसका मतलब है कि जो बच्चों का जन्म होगा उसमें आधा तो मादा से आएगा और आधा आएगा पिता से। तो मान लीजिए कि अगर माँ जो है एक्स लिंग गुणसूत्र देती है, माँ तो एक्स ही दे ही सकती है क्योंकि उनके पास एक्स एक्स गुणसूत्र ही है, और पिता से भी एक्स गुणसूत्र ही आ गया। तो यह बच्चा जो है ना एक्स एक्स गुणसूत्र वाला हो गया। और एक्स एक्स गुणसूत्र किसका होता है? तो लड़की का होता है। किसका होता है? तो लड़की का होता है। इसका मतलब बच्ची जो है ना लड़की होगी। लेकिन माता से एक्स लिंग गुणसूत्र मिला, ठीक, और पिता से वाई मिल जाए, तो फिर ये एक्स वाई लिंग गुणसूत्र किसका होता है? तो लड़का का होता है। तो एक्स वाई लिंग गुणसूत्र मिला तो ये क्या हो जाएंगे? लड़का हो जाएंगे। ये कुछ तरीका है जिससे आप बच्चों का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। इसको एग्जाम में तो ऐसे लिखिएगा नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं। एग्जाम में पूरे डिटेल में ऐसे लिखिएगा कि मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो है ना 22 जोड़े को दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं, और अंतिम एक जोड़ी को लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और मादा में लिंग गुणसूत्र जो है प्यारे बच्चों वो एक्स एक्स, तथा नर में जो गुणसूत्र है वो एक्स वाई होते हैं। और नर के इन्हीं लिंग गुणसूत्र के द्वारा जो है ना मानव में लिंग निर्धारण होता है। एक्स एक्स गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण नहीं होता है। लिंग का निर्धारण लड़का होगा या लड़की होगी बच्चा, वो किसके द्वारा होता है? पुरुष के लिंग गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा होता है। ठीक, अब याद रखेंगे कि जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़की होती है, एवं जिस बच्चे को पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है वह जो है, ये अह नहीं होना चाहिए, वह होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? वह। ठीक है, तो वह क्या है? लड़का होता है। वह क्या है? लड़का होता है। ये चीज़ें आप क्या करें? याद रखें, तो आपको ज़्यादा जो है बेहतर होगा। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। ये चीज़ आपको पीपीटी में जो है ना दिया जो जाएगा वो ठीक करके दे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण जो है चित्र के द्वारा समझावे या रेखा चित्र के द्वारा समझावे, तो आप ऐसी रेखा चित्र क्या कर दीजिएगा? बना दीजिएगा। ये कई बार हमने आपको समझाया भी है। देख लीजिए, नर जो यानी कि पिता जो होते हैं उसका गुणसूत्र एक्स वाई होता है, मादा का एक्स एक्स होता है। अब इधर हम बात करेंगे, तो इसका हमने पहले कर दिया विभाजन, गुणसूत्री विभाजन कर दिया, एक्स को अलग और वाई को अलग कर दिया, फिर इधर में भी एक्स अलग और दूसरा एक्स जो है उसको अलग कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि पिता से अगर एक्स गुणसूत्र मिला और माता से भी एक्स गुणसूत्र मिला तो बच्चा हो जाएगा मादा। फिर अगर पिता से एक्स गुणसूत्र मिल गया और माँ से भी एक्स गुणसूत्र मिला तो बच्चा फिर मादा हो जाएगी यानी कि लड़की हो जाएगी। लेकिन अगर पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है और माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चा जो है ना नर होगा। फिर अगर पिता से मान लीजिए कि अगर वाई गुणसूत्र प्राप्त हुआ और माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ तो बच्चा फिर क्या होगा? नर होगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आधा संभावना तो लड़की होने का है और आधा संभावना लड़का होने का है। 50-50% संभावना होता है। तो ये इस फिगर के माध्यम से भी इस तरह से आप क्या करिएगा एग्जाम में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। वो कौन सा तरीका है
जिस तरीका से आप किसी भी जाति के जीवों का संख्या इस वातावरण में यानी कि इस पर्यावरण में आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जीवों का संख्या कम क्यों होता है, पहले उस पर विचार करिए। तो जीवों का संख्या कम होने का कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो शिकार है। क्या है? शिकार। बड़े जीव छोटे जीव का क्या कर लेता है? शिकार। और शिकारी से बचने के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। अगर किसी जीव में रंग बदलने की क्या है? क्षमता है, तो वो रंग बदल सकता है, या फिर और भी कई सारे परिवर्तन हैं जिसके कारण वो शिकार नहीं हो पाएगा। तो इसको डिटेल में लिखिएगा कि एक विशिष्ट लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में निम्नलिखित तरीके से बढ़ सकती है। पहला क्या भाई साहब? पहला है कि समष्टि की वृद्धि जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। वो आप सभी जानते हैं, किसी भी जीव का जो संख्या बढ़ता है, जीवों के बारे में अगर बात करें तो वो लैंगिक जनन से होता है। और विभिन्नताएं ही स्पीशीज को सुरक्षित रखती हैं। अगर विभिन्नता होती है तो जीव बच जाते हैं, विभिन्नता नहीं होती है तो जीव क्या हो जाते हैं? एक ही बार में खत्म हो सकते हैं, या फिर शिकारी के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं। शिकारी जीव भी हो सकते हैं या फिर शिकारी मनुष्य भी हो सकते हैं। अब तो मनुष्य को शिकार करना बैन है। अब क्या होते हैं कि छोटे जीव बड़े जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रंग विभेद कर सकती हैं। जो छोटे जीव अपना रंग बदल सकता है, रंग अगर उसके विभिन्नता के कारण उसमें अगर किसी जीवों का रंग बदल गया तो फिर वो शिकारी जीव से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। या फिर छोटे समष्टि अधिक शिकार बन जाती हैं, अतः आकार परिवर्तन के कारण भी एक व्यष्टि जो है बच सकती है। अगर आप कोई ऐसा जीव है जो अपना आकार बढ़ा ले या फिर आकार बदल ले तो भी वो जो है अब बच सकता है, उसका शिकार नहीं होगा, और शिकार नहीं होगा तो उसका जनसंख्या ऐसे ही समष्टि में बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? जो एकल जीव होते हैं वो उसमें अगर कोई उपार्जित लक्षण है, कोई अगर क्या है उपार्जित लक्षण है, जन्म लेने के बाद अगर उसने कोई गुण ज्ञान सहूलियत सीखा है तो फिर वो अगले पीढ़ी में वो गुण नहीं जा पाता है। ये क्यों होता है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगले पीढ़ी में कौन सा गुण जाएगा? जो डीएनए से संबंधित होगा। लेकिन उपार्जित लक्षण जो है प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को बताया है कि ये डीएनए से संबंधित नहीं होता है। ये तो हम जन्म लेने के बाद पृथ्वी पर सीखते हैं और ये हमारे प्रैक्टिस और मेहनत के द्वारा सीखा जाता है, तो इसका डीएनए से लेना देना नहीं होता है। यही कारण है कि ये गुण जो है, उपार्जित लक्षण जो है वो अगले पीढ़ी में नहीं पहुंच पाता है। अगर अगले पीढ़ी में उपार्जित लक्षण पहुंच जाता तब तो बात ही क्या थी। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता, जैसे कि मान लीजिए कि मैथ का वो बहुत बड़ा क्या बन गया, विद्वान बन जाता, और फिर क्या करता, उसके अगले पीढ़ी में भी वो गणित का ज्ञान चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है। अगर जाता तब तो भाई साहब कमाल ही था। कोई व्यक्ति क्या करता, बहुत ज़्यादा गुण वगैरह सीख लेता, तब तो फिर उसके आने वाले संतान को कुछ सीखना ही नहीं पड़ता मुख्य रूप से। जनरली तो उसके पिता वाला ही क्या होता, चला जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो उपार्जित लक्षण है वो डीएनए से संबंधित नहीं होता है। तो आप लिखिएगा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक प्रभावी लक्षण डीएनए द्वारा जो है स्थानांतरित होते हैं, और उपार्जित लक्षण डीएनए में नहीं आते हैं। अतः जो है अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, यानी कि ये अगले पीढ़ी में नहीं जा पाता है, क्योंकि उपार्जित लक्षण का डीएनए से लेना देना नहीं है। वो तो उपार्जित किया गया होता है, वो तो सीखा गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघों की संख्या में कमी आ रही है। आप सभी जानते हैं बाघ हमारे देश में या फिर कहीं भी धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, और बाघों की संख्या में कमी जो है आनुवंशिकता के दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है, ये आपको बताना। क्या होगा अगर बाघ खत्म ही हो जाए तो क्या होगा, क्यों चिंता का विषय है बाघों की संख्या में कमी, ये आपको क्या करना है, बताना है।
ठीक है, और वो गए, ठीक है, गए लाने के लिए लालू जी, रुकिए पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं हम इसमें। अब जानते हैं कि क्यों चिंता का विषय है बाघों की संख्या में कमी। तो देखिए, लिखिएगा कि बाघों की संख्या में कमी जो है आनुवंशिकता के दृष्टि से चिंता का विषय है। क्योंकि भाई साहब क्या होगा कि कम संख्या वाले जीवों में जो है आनुवंशिक विभिन्नताओं के उत्पन्न होने के जो आसार है वो बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, होने के आसार कम होते हैं, यानी कि कम आते हैं, यानी कि जो जीव जिसकी संख्या कम है उसमें विभिन्नता उत्पन्न जो है वो नहीं होगी। विभिन्नता उत्पन्न बहुत ही कम होती है, और अगर विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी यानी कि उस जाति के सभी जीव एक ही गुण वाले होंगे, और अगर जिस कारण से एक का मौत हुआ उसी कारण से उस जाति के सभी जीवों का मौत हो सकता है। तो चिंता का विषय है, एक कारण तो इसका यह है। दूसरा है कि यदि बाघ समाप्त हो जाएंगे तो बहुत से महत्वपूर्ण जीव समाप्त हो जाएंगे। ये भी हमें क्या करना होगा, ध्यान देना जो है पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न। तो ध्यान से सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं। यानी कि वो कौन सा कारक है, कौन सा जो है चीज़ है जिसके कारण नए प्रजाति का जो है ना उत्पत्ति होता है। नए प्रजाति का उत्पत्ति कैसे होता है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, कारक जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है, कारक जो नई उस स्पीसीज के उद्भव में सहायक है, वो पहला है भौगोलिक वितरण। आपको पता होना चाहिए कि जो जीव हैं, आपने कई बार सुना होगा कि बाघ, आपने सुना होगा कि जो बाघ है, कौन चीज, बाघ, उसी की प्रजाति है बिल्ली। उसी की प्रजाति क्या है, बिल्ली है। और बाघ से बिल्ली तो मत ही जाइए, आप सीधा समझ लीजिए कि बाघ और जो मैदानी इलाका में पाया जाता है वो बाघ, और जो बाघ पहाड़ी इलाका में पाए जाते हैं, बर्फीले इलाका में पाए जाते हैं, उस बाघ में भी अंतर होता है। जो बाघ बर्फीले इलाका में पाए जाते हैं उसमें आपको पता है कि बाल होते हैं उसमें लंबे लंबे, बाल क्या होते हैं, लंबे लंबे। क्यों, भौगोलिक वितरण के कारण। मैदानी इलाका में पाए जाने वाले जो बाघ होते हैं उसमें लंबे बाल नहीं होते हैं, क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा ठंडी से बचने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैदानी इलाका में जो बाघ होंगे उसमें जो बाल होंगे वो नॉर्मल होगा, छोटा छोटा। लेकिन जो बाघ बर्फीली इलाका में पाए जाते हैं उसके बाल होते हैं लंबे लंबे। तो विभिन्नता हुई कि नहीं, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे विभिन्नता होते होते, धीरे धीरे परिवर्तन होते होते एक नए स्पीसीज का ही क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा। तो नए प्रजाति के विकास के लिए भौगोलिक वितरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भौगोलिक वितरण का मतलब क्या है, भौगोलिक वितरण का मतलब है कि हमारा जो पृथ्वी है वो कहीं तो बर्फीला है, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं बहुत ही देखा जाए तो दलदल वाला इलाका है, कहीं रेगिस्तानी इलाका है। तो यह है भौगोलिक वितरण, और इसके कारण भी जीवों की जो है ना उत्पत्ति होती है, नए नए जो जातियां हैं उसका उद्भव होता है। ठीक है, दूसरा है जीनों का विचलन। अगर जीन में हल्का भी डेविएशन हो जाए, विचलन हो जाए, जीन में हल्का भी परिवर्तन हो जाए तो उससे भी नए जाति का जो है ना उत्पन्न होना तय है। इसके बाद आनुवंशिक विभिन्नताएं। आनुवंशिकता में अगर हल्का भी हेरफेर हो जाए तो भी क्या हो सकता है कि नए स्पीसीज का जो है ना उद्भव हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 11 नंबर प्रश्न के लिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन है कि क्या भौगोलिक पृथक्करण, कौन सा पृथक्करण, तो भौगोलिक पृथक्करण जो है स्वपरागित स्पीसीज
के पौधों की जाति उद्भव का प्रमुख कारण है? देखिए, वैसे पौधे जिसमें स्वपरागन होती है, कौन सा परागन होती है? स्वपरागन। क्या उस तरह के पौधे के जो जाति उद्भव की जो प्रोसेस है उसके लिए भौगोलिक कारण जो है ना वो हो सकता है? पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण उसके लिए एक कारण बन सकता है? बोलेंगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो स्वपरागन करने वाले पौधे हैं वो किसी दूसरे पौधे से संबंध रखते ही नहीं है, क्योंकि उसके फूल के द्वारा ही उसका परागन का जो क्रिया है हो जाता है। तो अब वो पौधा दलदल में उगे, पहाड़ पर उगे या मैदानी इलाका में उगे, कहीं भी उगेगा तो उसमें जो है ना नए जाति के उद्भव के लिए अगर बात किया जाए तो भौगोलिक पृथक्करण कोई मायने नहीं रखेगा। हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे पौधों को परागन के लिए अलग जो है पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। अब अलग पौधे की आवश्यकता नहीं होगी तो भौगोलिक स्थिति कैसा भी हो उससे कोई मतलब जो है हमें नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग 12 नंबर प्रश्न के लिए पूछ रहा है कि क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का मुख्य कारण हो सकता है? क्यों होगा भाई साहब भौगोलिक पृथक्करण? जो अलैंगिक जनन वाले जीव हैं वो सिंगल खुद अकेले ही अपने जैसे बच्चे को जन्म दे लेता है तो भौगोलिक पृथक्करण से उसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसको बच्चे को जन्म देने के लिए किसी दूसरे जीव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप लिखिएगा कि नहीं होगी। भौगोलिक पृथक्करण जो है वो लैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का कोई जो है ना कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे जीवों को जनन के लिए जो है अन्य जीवों की सहभागिता की आवश्यकता नहीं होगी, और जब सहभागिता की आवश्यकता होगी नहीं तो भौगोलिक पृथक्करण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब अकेले ही बच्चे को जन्म देना है तो किसी भी तरह का भौगोलिक स्थिति रहे मैदानी, पहाड़ी या फिर बर्फीली, कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीसीज के जो है ना विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। कोई दो स्पीसीज है, कोई दो जाति है, फिर समझ लीजिए कोई दो जीव है, उसका विकासीय संबंध निर्धारण करने के लिए हम किस दो जो है इसका जो है अभिलक्षण का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो आप क्या बोलेंगे कि पर देखिए, अब जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जो है वो एक तरह से भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, तो ये एक अलग टाइप हो गया। अब जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कर लेती है, तो वो एक अलग टाइप हो गया। तो आपको एक अभिलक्षण बताना था जिसके आधार पर आप दो जीवों के बीच में जो है मतलब अंतर कर सकते हैं। तो लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है जिसके आधार पर जो है पौधों को जंतुओं से अलग रखा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के कारण क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो जीव ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त कर ले रहा है, लेकिन जो मनुष्य है वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो ये आंसर आपका बहुत ही अच्छा 100% सही हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या तितली और चमगादड़ के पंखों को, ठीक है, समजात अंग कहा जा सकता है? अगर कहा जा सकता है तो क्यों, और अगर नहीं कहा जा सकता है तो क्यों नहीं कह सकते हैं? ये आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं, तो आप लिखिएगा कि नहीं, तितली और चमगादड़ का जो पंख है वो समजात अंग का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तितली के पंख और चमगादड़ के पंख की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग होती है, जबकि काम एक ही होता है। उत्पत्ति अलग अलग है और काम दोनों का एक ही, दोनों उससे उड़ते ही हैं, लेकिन उसका जो उत्पत्ति है, उद्भव है उसका, या फिर बनावट या रचना जो है वो एक जैसा नहीं है। तो इसीलिए ये तो समजात अंग नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चमगादड़ के पंख जो है वो अग्रपाद के रूपांतरण है, आगे वाला पाँव पंख के रूप में बदल गया है चमगादड़ का, जबकि तितली में ये
जो है ना पंख जो होती है वो एक सामान्य पंख है, वो आगे वाला पाँव वगैरह से विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि जो उत्पत्ति और रचना की दृष्टि से अलग अलग है और काम एक ही करते हैं, वो कहलाते हैं असमजात अंग। लेकिन ये पूछा कि क्या समजात अंग का उदाहरण है, बोलेंगे नहीं है, ये समजात अंग का उदाहरण नहीं है। समजात अंग के उदाहरण वो होंगे कि उत्पत्ति और दृष्टि से वो समान होंगे लेकिन काम करेंगे अलग अलग, तब समजात अंग कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। जीवाश्म भाई साहब देखिए, जीव प्लस अवशेष, दो शब्द के मेल से अगर हम देखें तो ये बना है, एक तो है जीव और दूसरा है अवशेष। तो जीवों के अवशेष यानी कि कोई जीव बहुत पहले मर गया और उसके अवशेष जो है वो कहीं अगर दिखाई देते हैं तो वही कहलाते हैं जीवाश्म। जैसे हड्डी दिखाई दिया या फिर उसके चिन्ह दिखाई दिए तो वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। तो जीवाश्म क्या है और वे जैव विकास के प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाती हैं, ये लिखना है। तो लिखिएगा कि देखिए, भूतकालीन जंतुओं यानी कि भूतकाल में जो जीव जंतु हुआ करते थे वे, या फिर पौधों के कठोर अंग, कठोर अंग में क्या होगा तो वही हड्डी की छाप अथवा उनके जो है ना अवशेष, अवशेष यानी कि उसका टुकड़ा जो पृथ्वी के चट्टानों पर या उसके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं, वो जीवाश्म कहलाते हैं। तो जीवाश्म क्या कहलाता है वो तो समझ गए। अब जीवाश्म जैव प्रक्रम के विषय में क्या बताते हैं हमें, तो जीवाश्म जैव विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। जीवाश्म के अध्ययन से हमें पता चलता है कि जीव का किस तरह से विकास हुआ है, जीव के अवस्था के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी वहाँ से मिलता है जब जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है तब। 16 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव जो है वो एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। आपने सुना होगा पिछले क्लासों में मेरे ही द्वारा कि हम सभी मनुष्य होमो सेपियंस के जो है ना संतान है, यानी कि होमो सेपियंस हमारे पूर्वज थे। लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी मानव हैं उनका आकृति अलग है, आकार अलग है, रंग रूप बहुत ज़्यादा परिवर्तित है। आप देखते हैं कि कहीं पर बहुत काले लोग हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा गोरे लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग मीडियम में होते हैं, कहीं के लोग बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, कहीं के लोग बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। अमेरिका में देखिए तो हाइट आपको खूब अच्छा देखने को मिलेगा, इंडिया में नॉर्मल हाइट है। फिर बहुत छोटा देखने को देखिए आप चाइना, कोरिया वगैरह में देखिए तो छोटे छोटे लोग मिलते हैं। तो अंतर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि सभी मानव जो है ना वो एक ही स्पीशीज़ के सदस्य होमो सेपियंस ही हमारे पूर्वज हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए इसका क्या उत्तर हो सकता है वो लिखिए, लिखिएगा कि क्योंकि सभी प्रकार के मानवों में अंतर्जनन संबंध जो है स्थापित होते हैं। वो मानव गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बड़े हो, नाटे हो, भुट्टे हो, मोटे हो, पतले हो, सभी जो जनन है उसमें अंतर्जनन होता है। यानी कि सभी अपने बच्चे को जो है ना एक तरह से कह ले कि अंतः निषेचन से ही बच्चे को जन्म देते हैं। एक तो समानता यह है, यानी कि दुनिया के सभी मानव एक ही प्रकार से अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जिसको अंतर्जनन कहते हैं। एवं ऐसा कोई जीव वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध भी नहीं है जिसके आधार पर जो है अलग अलग रंग रूप वाले मानवों को अलग अलग स्पीशीज से संबंधित होना जो है सुनिश्चित कहा जा सके। कोई वैज्ञानिक ने भी ऐसा कोई प्रमाण वगैरह या फिर कोई ऐसा खोज नहीं किया है कि अलग अलग रंग के जो मानव है वो अलग अलग स्पीशीज के से संबंध रखता है। काला होना, गोरा होना, हमें तो लगता है कि मतलब जो जिस तरह के भौगोलिक वातावरण में रहा वो उस तरह का बन गया। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति जो ठंडा प्रदेश में रहते हैं वो गोरे हो गए क्योंकि सूर्य से उनका दर्शन नहीं होता है। जो बहुत गर्म प्रदेश में, आपने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को देखा होगा
तो जो गर्म प्रदेश में रहते हैं वो काले हो गए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना होता है, धूप का सामना करना होता है, तो इस कारण से वो काले हो गए। तो ये सारे जो है हम तो भौगोलिक या फिर मौसम को क्या करते हैं, उसका आधार मानते हैं। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे, और 17 नंबर प्रश्न है कि विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, यानी कि किसका शरीर जो है ना, कि जो संरचना है वो सबसे अच्छा है। अपने उत्तर की आप व्याख्या करके बताइए। देखिए, तो अगर कोई जीव के बारे में आपको बोलने के लिए बोले तो आप बहुत ही कन्फ्यूजन में चले जाए कि किसका शारीरिक विकल्प जो है अच्छा है, लेकिन चिंपैंजी फिर भी हम कह सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जीव विकास की विभिन्न शाखाओं एवं अवस्थाओं को दर्शाते हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। लेकिन फिर भी अगर कोई एक चुनने के लिए बोले तो मैं चिंपैंजी के बारे में बोलूँगा कि चिंपैंजी का जो शारीरिक अभिकल्प है वो मकड़ी, जीवाणु और मछली में सबसे क्या है, उत्तम हमारे दृष्टि से लगता है। क्योंकि मनुष्य हम जो है वो चिंपैंजी के ही पूर्वज माने जाते हैं। किसके पूर्वज? चिंपैंजी के ही क्या माने जाते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। ये बंदर का एक प्रजाति है। नेक्स्ट हम प्यारे बच्चों बात करेंगे आपके 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है कि मैंडलीफ के एक प्रयोग में जो है लंबे मटर के पौधे जिनमें बैंगनी पुष्प थे, पौधा था लंबा और पुष्प था बैंगनी, का संकरण जो है ना बौने पौधे जिसके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। ठीक है, तो लंबा और बैंगनी फूल वाला पौधा था मटर का, उसका जो क्रॉस है यानी कि संकरण है वो बौना और सफ़ेद फूल वाले पौधा से कराया गया। इसकी संतति के सभी पौधों में पुष्प जो है ना बैंगनी रंग के थे। जब इनका संकरण कराया गया, फिर अगला पीढ़ी में जब देखा गया तो फूल जो है ना वो सभी बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी। जो जनक पौधा था उसका आनुवंशिक रचना कैसा था, TTWW था या TT, यहाँ पर तो सेम आ गया है, इसमें हल्का कोई डिफरेंस हमें करना होगा और होना चाहिए, और या फिर छोटा टी और बड़ा WW था, या बड़ा टी छोटा टी, बड़ा W बड़ा छोटा W था। तो इसके जो सही आपके आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे T WW। ये अभिकल्प जो है उसके रहे होंगे। ये आप क्या करें, ध्यान से समझने की क्या करें, कोशिश करें। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके 19 नंबर क्वेश्चन के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन है कि समजात अंक का उदाहरण कौन कौन है। पहला, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, तो ये समजात अंक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों की रचना और उत्पत्ति समान है, हमारे हाथ का और कुत्ता का जो आगे वाला पाँव है उसका, भले ही ये दोनों क्या करते हैं, काम अलग अलग करते हैं। दूसरा, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, इसकी जो उत्पत्ति है वो सेम मानी जाती है, बट कार्य अलग अलग करते हैं, तो इसके लिए ये भी समजात अंक हो गए। आलू एवं घास की भूस्तरी, इसकी संरचना जो है मतलब समान है, लेकिन कार्य भी एक अलग तरीका का होता है इसका, तो ये भी समजात अंक के उदाहरण है। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग इसका उपयुक्त सभी जो है ना आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। सभी के सभी समजात अंक के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता है, हम किसके समान हैं। चीन के विद्यार्थी जैसा हम लगते हैं, या मकड़ी जैसा हम लगते हैं, या चिंपांजी के पूर्वज लगते हैं हम, या फिर जीवाणु। तो विकास के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें से सबसे ज़्यादा करीब हम किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा करीब प्यारे बच्चों हम चीन के विद्यार्थी के जैसा लगेंगे, क्योंकि चीन के विद्यार्थी भी तो मनुष्य हैं।
तो हमारा ज़्यादा जो समानता है वो किसके साथ होगा? चीन के विद्यार्थी के जैसा होगा, क्योंकि वो भी मनुष्य और हम भी मनुष्य। चिंपैंजी हमारे पूर्वज है, लेकिन इसमें और हमारे में बहुत ज़्यादा फर्क है। सबसे कम अंतर यानी कि सबसे ज़्यादा समानता हमारे और चीन के विद्यार्थियों में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आँखों वाले जो बच्चे हैं, जिन बच्चों का आँख का जो रंग है वो हल्का है, मतलब उतना काला नहीं है, जिसको क्या कहते हैं, भूरा आँख वाले कहते हैं, वाले बच्चे के जनक यानी कि माता पिता की आँखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखो, जनरली होता है कि जिसके माता पिता का आँख का जो रंग है हल्का होता है, यानी कि उतना काला रंग नहीं होता है, तो उनके बच्चों में भी यह बात देखने को मिलता है। तो यह आनुवंशिकता की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन ये आँख का हल्का रंग होना प्रभावी लक्षण है कि अप्रभावी लक्षण है, यह कहना मुश्किल है। बोलो क्यों? क्योंकि प्रभावी और अप्रभावी का बात तो तब उठेगा ना जब दो लक्षण की बात करी जाएगी। समझ में आ रहा है? पिता में हल्का रंग था, माता में ये था, तो जब दो लक्षण की बात करी जाएगी तब न प्रभाविता और अप्रभाविता की बात होगी कि कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा। यहाँ पर तो केवल हल्का रंग का ही क्या हो रहा है, बात हो रहा है। तो आप लिखिएगा कि आँखों का हल्का रंग माता पिता में, आँखों का हल्का रंग जो माता पिता में है वही उनके बच्चों में है। ऐसा देखिए प्यारे बच्चों कि आनुवंशिकता के सामान्य नियम के अंतर्गत ठीक है, प्रभाविता का प्रश्न उस समय उत्पन्न होता है जब दो परस्पर विरोधी लक्षण संयुक्त होते हैं। जब दो अलग अलग लक्षण आमने सामने होती है तो देखा जाता है कि अगले पीढ़ी में कौन प्रभावी होगा। तो प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो विरोधी लक्षण अनुपस्थित हैं। प्रश्न में तो केवल हल्का रंग का ही बात किया गया है, आँखों के हल्के रंग का ही बात किया गया है, बाकी किसी दूसरे रंग का बात किया ही नहीं गया है। तो इसीलिए प्रभावी और अप्रभावी होने का यहाँ कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अगर इसके साथ अगर किसी दूसरे गुण का भी अगर चर्चा किया गया होता तब हम प्रभाविता या फिर अप्रभाविता का बात कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के लिए। जैव विकास जो है तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? जैव विकास और वर्गीकरण का जो क्षेत्र है अध्ययन का, वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, यह आपको क्या करना है, बताना। देखिए, वर्गीकरण आप 9th में पढ़े होंगे। सभी जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, किसके आधार पर? विकास के आधार पर ही। जिस जीव का शारीरिक विकास या शारीरिक अभिकल्प जिस तरह का है उसको उस वर्ग में रखा गया है। यानी कि अध्ययन के दृष्टि से हमने जीवों का वर्गीकरण किया था और जीवों का वर्गीकरण उसके विकास के आधार पर ही किया गया है। तो विकास और वर्गीकरण तो एकदम बहुत ज़्यादा संबंधित चीज़ें हैं। आप लिखिएगा कि विभिन्न जीवों के अध्ययन समानताएं, विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। अगर कोई दो जीव है जिसमें समानता देखने को मिलती है तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको एक वर्ग में रखते हैं और फिर उस पर अध्ययन करते हैं। क्योंकि दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट का होगा। दो जीव है, ठीक है, और इस दोनों जीव में जितना ज़्यादा लक्षण एक जैसा दोनों में देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि वो उतने ही एक दूसरे के करीब हैं और एक दूसरे से संबंधित है और उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वज से हुआ होगा। अगर दो जीव है उसका अगर लक्षण एक जैसा ही मिल रहा है, जैसे बिल्ली और बाघ, तो बिल्ली और बाघ का बहुत सारा जो चीज़ है एक दूसरे से मिलता है, तो हम कह देते हैं कि भाई बिल्ली बाघ की ही प्रजाति है
और हाल फिलहाल में ही इसका जो है ना मतलब उत्पत्ति हुआ होगा। और कुछ अभिलक्षण जीवों के मध्य जो है आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं। कुछ जो आपके अभिलक्षण हैं वो आधारभूत जो विभिन्नता है उसका निर्णय करते हैं। बाहरी आकृति तथा व्यवहार का विवरण, इस प्रकार स्पीशीज जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के जो है श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन के संबंध का प्रतिबिंब है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण है वो विकास का प्रतिबिंब है। वर्गीकरण हम विकास के आधार पर ही करते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है कि समजात, यहाँ पे हल्का प्रॉब्लम है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। कौन चीज़ है? समजात होना चाहिए, 100 इसमें से गायब कर देना चाहिए। तो समजात तथा समरूप, जिसे हम असमजात भी कहते हैं, तो समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये तो हम आपको पूरे क्लास के अंदर समझाए थे, फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समजात अंग के लिए, उदाहरण के साथ बात करने वाले हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि विभिन्न वातावरण में रहने वाले जो जंतु हैं, विभिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के कुछ ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से तो समान होते हैं, परंतु वातावरण के अनुसार वे भिन्न भिन्न कार्य संपादन करते हैं। रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से एक जैसा ही होगा लेकिन काम वो अलग अलग करेगा। तो ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, पक्षी, छिपकली, मानव के जो अग्रपाद हैं, पादों में पाए जाने वाले जो अस्थि हैं, हड्डी हैं, वो समजात अंग के उदाहरण हैं। क्योंकि मेढक का, पक्षी का, छिपकली और मानव का जो आगे वाला पाँव है ना, वो उनमें एक ही संरचना का हड्डी यानी कि अस्थि पाया जाता है, लेकिन सबका काम तो अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए सभी के सभी समजात अंग के क्या प्यारे बच्चों उदाहरण हैं। ये आप क्या करें, याद रखें। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करेंगे समरूप अंग के लिए। तो समरूप अंग क्या है? जिसका रूप एक जैसा हो, रूप अलग अलग हो और काम सेम ही करता हो। देखिए अब क्या है कि जंतुओं के ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग होते हैं। देखने में उत्पत्ति के दृष्टि से और रचना के दृष्टि से तो वो अलग हैं, परंतु वह एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। तो ऐसे को हम असमजात अंग कहते हैं, या इसे ही हम समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तितली या पक्षी के पंख के बारे में बात कीजिए। तितली का पंख जो है उसका रचना अलग होता है और पक्षी के पंख का रचना अलग होता है। क्या तितली का पंख और पक्षी का पंख एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं, इसकी रचना अलग अलग है, लेकिन दोनों से काम होता है उड़ने का ही। दोनों तो उड़ने के लिए ही अपना पंख जो है ना यूज करते हैं। तो रचना और उत्पत्ति तो अलग अलग है लेकिन कार्य एक ही करते हैं, इसीलिए ये समजात अंग यानी कि समरूप अंग के उदाहरण। फिर चमगादड़ तथा कीट के पंख के बारे में बात कर लीजिए। जैसा चमगादड़ का पंख होता है, क्या वैसा कीट का पंख होता है? नहीं, उसका रचना और उत्पत्ति एक जैसा नहीं होता है, लेकिन काम दोनों तो उड़ने के लिए ही करते हैं, इसीलिए इसको समजात अंग के उदाहरण के रूप में आप बोल सकते हैं, या उसी को हम समरूप अंग कहते हैं। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नंबर है 24। कुत्ते का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक जो है ना प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, काले रंग की खाल वाला नर कुत्ता ले लेंगे हम, यानी कि काला रंग का एक कुत्ता लेंगे और एक फिर सफ़ेद रंग का जो है ना मादा कुत्ता लेंगे। मादा कुत्ता मतलब महिला कुत्ता, यानी कि समझ सकते हैं ना कुतिया जिसको आप बोल सकते हैं। जो काले रंग का नर कुत्ता है उसका जो युग्मनज है वो बड़ा डब्लू है और इसका छोटा डब्लू है। जब इस दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो फिर अगले पीढ़ी में हम देखेंगे। पहले तो इसका क्या करेंगे, द्विसूत्री विभाजन करेंगे। अब यहाँ से अगर बड़ा डब्लू आया, यहाँ से छोटा डब्लू आया,
तो ये बनेगा फिर काला कुत्ता, क्योंकि बड़ा वाला ही प्रभावित होता है और बड़ा तो काला है, छोटा वाला डब्लू सफ़ेद है, तो ये काला कुत्ता काला आएगा। फिर यहाँ से बड़ा डब्लू आ गया, यहाँ से छोटा डब्लू आया, तो फिर ये काला कुत्ता बन गया, क्योंकि बड़ा है तो काला ही दिखेगा। यहाँ से बड़ा डब्लू, यहाँ से छोटा डब्लू, तो ये बड़ा डब्लू के कारण काला कुत्ता ही होगा, और ये बड़ा डब्लू छोटा डब्लू के कारण काला कुत्ता होगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि प्रथम पीढ़ी में भाई साहब सभी काले कुत्ते ही हुए, काले रंग की खाल वाले पिल्ले, पिल्ले मतलब कुत्ते के बच्चे, तो ये सारे के सारे कुत्ते के जो बच्चे हैं वो काले रंग के दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि भाई साहब प्रथम पीढ़ी में जो काला रंग है वो प्रभावी है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। प्रथम पीढ़ी में सभी काले रंग के पिल्ले हैं, अतः हम कह सकते हैं कि काला रंग यानी कि डब्लू प्रभावी तथा सफ़ेद रंग जो है वो अप्रभावी है। सफ़ेद रंग जो छोटा डब्लू है वो क्या है, अप्रभावी होगा, लेकिन काला रंग क्या होगा, प्रभावी होगा। नेक्स्ट है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। जीवाश्म जो है वो किसी जीव के बीच विकासीय संबंध बताने में कैसे जो है ना मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए कि जैसे हम लोगों को कैसे पता चला कि मनुष्य बंदर की ही प्रजाति है, तो जीवाश्म से पता चला। पुराने हड्डी मिले, अब हड्डी मिला तो उसका डीएनए चेक किया गया, डीएनए चेक किया गया, तो डीएनए चेक करने के बाद पता चला कि ये मनुष्य का यानी कि मानव का डीएनए है, लेकिन उसका जो जीवाश्म था देखने में वो बंदर वाला था, यानी कि हड्डी का आकार ढांचा बंदर वाला था। तो इससे बताया गया कि देखो ये बंदर वाला हड्डी लेकिन डीएनए मनुष्य का, इसका मतलब मनुष्य पहले बंदर ही होगा, मनुष्य पहले बंदर ही रहा होगा। तो ये सब तरीका से हमें जीवाश्म से फ़ायदा मिलता है किसी भी जीव के विकास संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए। हम क्या लिखेंगे कि जीवाश्म द्वारा हम जान पाते हैं कि उनके अंगों की रचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर आधारित है या उन स्पीसीज पर भी आधारित हैं जो अब जीवित नहीं हैं। पहले तो हम उसके हड्डी के स्ट्रक्चर से पता करते हैं कि वो किस जीव का हो सकता है ये, और फिर उसका डीएनए चेक करा जाता है, जिस जीव के साथ उसका डीएनए मैच करता है फिर उस जीव का उसे बोल दिया जाता है। परंतु ये ऐसे जीव है जो अभी अस्तित्व में नहीं है लेकिन कभी अस्तित्व में वो थे, जैसे कि डायनासोर। तो डायनासोर जो है आपको पता है कि पहले था, अब जो है नहीं है। अब खुदाई से मिले जीवाश्म की गहराई तथा फॉसिल डेटिंग, ये फॉसिल पे ऐसे चांद होना चाहिए, तो फॉसिल डेटिंग के आधार पर हम यह भी जान सकते हैं कि इन जीवों का अस्तित्व कब था। जो जीवाश्म मिट्टी के अंदर हमें जितना ज़्यादा गहराई में मिलता है वो उतना ज़्यादा पुराना होता है, और जितना ज़्यादा जो ऊपर मिलता है वो उतना नया होता है। देखिए इस प्रकार पुरातन जीवों के समय निर्धारण तथा अंग की संरचना के आधार पर आज के जीवों के विकास क्रम को समझा जा सकता है। हम इसी के ज्ञान के आधार पर आज के जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ, किस स्टेप में हुआ, ये निर्णय हम कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैव पदार्थों से हुई है। जितने भी सजीव है वो अजैविक पदार्थ यानी कि निर्जीव पदार्थ से ही उसका उत्पत्ति हुआ है, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक प्रयोग किया गया था, एक मिनट अजैव पदार्थ से हुई है बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक थे स्टेनले एल मिलर तथा दूसरा वैज्ञानिक थे होराल्ड सी उरे। इन दोनों व्यक्ति ने 1953 में जो है एक प्रयोग के आधार पर प्रयोग किया, और उसी के आधार पर हम जो है जीव की उत्पत्ति अजैविक पदार्थ से हुई है इस का हम जो है ये बात बोल सकते हैं। हुआ क्या देखिए, उन्होंने किन्होंने, तो इन दो वैज्ञानिकों ने
ले एल मिलर और होराल्ड सी उरे, इन दोनों व्यक्ति ने 1953 में कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राचीन वातावरण के समान था। पुराने जो वातावरण था वैसा कृत्रिम रूप वातावरण तैयार किया और उस वातावरण में जो है अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु उसमें ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के अणु जो है, परंतु ऑक्सीजन के नहीं, मतलब ऑक्सीजन के अणु उसमें नहीं थे, लेकिन उसमें जल था। क्या था? जल। उनके जो वातावरण बनाए गए थे उनमें ये सब चीज़ें था। अब देखा गया कि इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया, यानी कि टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास रखा गया उस वातावरण का, और फिर आकाश में उत्पन्न होने वाले बिजली की भांति जो है गैसों के मिश्रण में जो है ना चिंगारियाँ उत्पन्न की गई। गैसों, ये जो गैस था अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल, इसमें क्या किया गया? चिंगारी उत्पन्न किया गया। और फिर 1 सप्ताह बाद 15% कार्बन जो है ना देखा गया कि सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गया। 15% कार्बन जो था वो एक कार्बनिक यौगिक में बदल गया और इसमें जो है एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। और जैसे ही बात प्रोटीन का आया तो हम कह सकते हैं कि सजीव की उत्पत्ति इस तरह से ही हुई होगी। तो उपरोक्त प्रमाण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो है अजैव पदार्थ से ही हुई है। किस पदार्थ से? तो अजैविक यानी कि निर्जीव पदार्थ से ही हमारे जीवों का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन की अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती हैं। बिल्कुल सही। अलैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं होती है उतना ज़्यादा अस्थायी नहीं होता है, वो कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन लैंगिक जनन वाला जो विभिन्नता है बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती है। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको बोला जा रहा है यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, यह भी आपको बताना है कि विभिन्नता जो है ना किस तरह से जीवों को प्रभावित करती हैं। तो लिखिएगा कि अलैंगिक जनन में एकल जीव जनन करता है तथा इससे उत्पन्न जीव में बहुत अधिक समानताएं होती हैं जो अलैंगिक जनन वाले होते हैं उसमें, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीवों जैसे कि मादा और नर का योगदान होता है जिससे अधिक विभिन्नताएं होती हैं। मनुष्य में देखिए कि माता पिता कुछ और बच्चे कुछ और हो जाते हैं और ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती हैं और इनमें से कुछ परिवर्तन अस्थायी यानी कि वातावरण के अनुसार जो है होते हैं और जीवों को विषम परिस्थिति में भी जीवित रहने में सहायता जो है करते हैं। जो परिवर्तन आ गया लैंगिक जनन करने वाले जीवों में वो चीज़, और इस प्रकार लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विकास क्रम जो है ना अलैंगिक जीवों की अपेक्षा बेहतर होती हैं क्योंकि विभिन्नता ज़्यादा होगी तो फिर इसको विषम परिस्थिति में भी रहने का जो है ना मतलब ये फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से इसका ज़्यादा ये अच्छा होता है, विकास ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट बेहतर होती है, बिल्कुल ठीक। हम लोग 28 देखेंगे। पूछा जा रहा है कि संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार जो है सुनिश्चित की जाती है। आप जानते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा भाग लेते हैं। अब नर और मादा के हेल्प से जो बच्चे का जन्म हुआ, जो बच्चा का जन्म हुआ उस बच्चा में नर और मादा का बराबर योगदान है, यह आप कैसे बताएंगे। तो मैंने आपको एक बहुत सरल तरीका बताया था कि मनुष्य यानी कि पुरुष में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और महिला में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और जब ये दोनों के संयोग से बच्चों का जन्म होता है तो 23 गुणसूत्र आते हैं पिता से और 23 माता से, तो फिर बच्चे में जो है ना वो 46 गुणसूत्र देखने को मिलता है। एक दृष्टिकोण से तो ये, और सबसे ठोस आधार हम बता सकते हैं कि
आधा आधा भागीदारी दोनों लोगों का हो रहा है और आधा आधा देते हैं, फिर बच्चे में जो 46 गुणसूत्र है वो पूरा हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नर और मादा दोनों का जो भागीदारी है वो 50-50% का होता है। इसी बातों को आप लिख दीजिएगा। देखिए कि दोनों जनक नर तथा मादा डीएनए की समान मात्रा जो है लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति को प्रेषित करते हैं। जितना डीएनए माता देती है उतना ही डीएनए पिता भी देते हैं। और संतति में एक जीन केवल एक डीएनए जो है श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र अणु के रूप में होते हैं। जो जीन है वो डीएनए के अणु के रूप में होते हैं और प्रत्येक अणु एक गुणसूत्र का निर्माण करता है और प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृति होती हैं। जैसे कि लिंग गुणसूत्र ही XY है तो 2 हुआ था कि नहीं, 2 प्रतिकृति होती है, जिनमें एक उन्हें नर जनक से और दूसरा मादा जनक से प्राप्त होती हैं। किसी भी अंग के निर्माण के लिए याद रखिएगा कि 2 गुणसूत्र की जरूरी पड़ती है, जिसमें से एक तो माता देगी और एक पिता देंगे। और प्रत्येक जनक कोशिका से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका यानी कि युग्मक में जाता है। जैसे कि जनन गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र ही पिता में 2 है तो क्या दोनों चला जाता है? नहीं, एक पिता से आता है और एक माता से आता है। तो इस तरह से आधा आधा भागीदारी पिता और माता दोनों का होता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने युग्मनज जो है ना उसमें गुणसूत्र की संख्या पुनः समान हो जाती है, क्योंकि आधा माता से मिला आधा पिता से, तथा संतति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो कि स्पीशीज के डीएनए में अस्थायित्व को सुनिश्चित करती हैं। डीएनए में कोई कमी नहीं होती है। तो इस कारण इस तरीका से हम बोल सकते हैं कि माता और पिता दोनों का जो है ना 50-50 का भागीदारी होता है। नेक्स्ट है कि केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव यानी कि व्यष्टि के लिए उपयोगी होती हैं समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसमें अगर एक भी लक्षण है ना तो वो जीवित रह सकते हैं। इससे आप सहमत हैं? तो देखिए हाँ, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि जो विभिन्नताएं जीव के लिए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए उपयोगी होती हैं उनकी वंशानुगति होती है। अब कोई जीव है जिसको जिस तरह का वातावरण जो जिस तरह का जो है ना लक्षण चाहिए वो उनको पैतृक रूप से मिल जाता है जन्म के टाइम पर, तो फिर उसको कोई आगे दिक्कत जो है नहीं होती है। तो इन विभिन्नताओं से ही जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है और न केवल अधिक समय तक जीवित रह सकता है बल्कि समष्टि में अपना अस्तित्व भी बनाए रखता है और उसके जाति का विकास भी होते रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को। आशा करते हैं कि आपको डिटेल में चीज़ें मिला होगा। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा LGR स्टडी लाइव ऐप से और फिर वहाँ से आप लोग पीडीएफ से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार क्लास को देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।